हेलो फ्रेंड, जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और उससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघुत्तरीय द्वितीय जो भी क्वेश्चन बनने वाला था उसको हम लोग मतलब करा दिए हैं। और अगर आप उस वाले वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी तरह हम लोग इसको भी देखेंगे। जो दूसरी का चैप्टर है इसका नाम है आम्ल आम्ल उदासीन और क्षार। आम्ल उदासीन और क्षार। आम्ल उदासीन और क्षार। इस वाले चैप्टर को हम लोग आज अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे और इसको भी हम लोग उसी तरह समझने का प्रयास करेंगे। इसी वाले वीडियो से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, लघुत्तरीय भी बनेगा और दीर्घोत्तरीय भी बनेगा। अगर आप लोग पार्ट 1 का नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए पार्ट 1 चैप्टर 1, जिसको रसायन विज्ञान का हुआ था। और हम लोग का इकोनॉमिक्स का भी हो गया है यानी अर्थव्यवस्था का भी हो गया है, लोकतांत्रिक का भी हो गया है और आपदा प्रबंधन का भी हो गया है। इसी तरह मतलब 1 से 2 वीडियो में 2 से 3 वीडियो में इसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग इसी में क्वेश्चन बना दे रहे हैं। कौन लघुत्तरीय होगा, कौन दीर्घोत्तरीय होगा, कौन 1 नंबर का होगा, इसी में हम लोग सब कुछ डिस्कशन कर ले रहे हैं। अगर एक वीडियो आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो कोई देखने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है क्या, कुछ प्राकृतिक स्रोत जिनमें उपस्थित अम्लों का नाम होता है। मतलब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनेगा। आपको कैसे बनेगा आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मतलब पूछ देगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे पूछेगा। देखिए यहाँ पे आपसे यह भी पूछ देगा सिरका का पीएच मान कितना होता है, संतरा का पीएच मान कितना होता है। तो आपको आगे बताया जाएगा। आप लोगों को वीडियो की स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से देखने का प्रयास करना है। तो संतरा और नींबू का पीएच मान साइट्रिक अम्ल, इमली का पीएच मान टार्ट्रिक अम्ल, किसका टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर और अमरूद का पीएच मान अक्जैलिक अम्ल है। तो टमाटर और अमरूद का पीएच मान अक्जैलिक अम्ल। खट्टा और दूध दही का पीएच मान मतलब क्या होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से दही जमना मतलब लैक्टिक अम्ल से वो तो बनता है। चींटी का डंक, नेटल का पौधा और मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। दोनों में से कोई पूछेगा तो फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल तो साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल टार्ट्रिक अम्ल। और टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है अक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। खाटा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, नेटल का पाउडर और मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। ये आपसे 1 नंबर का सवाल होगा। यहाँ पे आपको एक और बात बताने वाला है, आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। पहले इसको हम लोग खत्म कर लें। तो मक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। उल्टी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ब्यूटेरिक अम्ल ही पाया जाता है। वासा में एस्टेरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो देखिए अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है फ्रेंड, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाया जाता है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा ये वाला लिख देगा, मतलब मक्खी उल्टी वासा ये सब लिख देगा। आप पूछ देगा इनमें कौन सा अम्ल है, इसमें किस में अम्ल पाया जाता है तो सब में अम्ल पाया जाता है। 2 क्षार लिख देगा, उसको बोल देगा कौन
तो इसी तरह आपको इसको याद कर लेना है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो भी पीएच मान है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या पीएच मान, क्या है पीएच मान। आपसे अब 2 नंबर में सवाल क्या है, पूछ देगा पीएच मान क्या है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की उस सांद्रता को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो सांद्रता क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सांद्रता है, तो सांद्रता क्या हो रहा है, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। ये भी पूछ देता है आप, मतलब 2 नंबर के सवाल में सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता किसे कहते हैं, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ही क्या कहते हैं फ्रेंड, सांद्रता कहते हैं। तो पीएच के फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंग पावर या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आ जाएगा, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच समझ आ गया, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मतलब विलयन को ही पीएच मान कहते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं, तो आयनों की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए अब जब पीएच मान है, आप लोग पीएच मान समझ गए, तो यहाँ पे देखिए पीएच स्केल क्या होता है। देखिए तो पीएच स्केल क्या है, तो वह स्केल जिसकी सहायता से विलयन का पीएच ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। मतलब यह एक ऐसा स्केल है, इसी की सहायता से कोई भी पदार्थ को मतलब रखने में पता चलता है कि यह अम्ल है या उदासीन है या क्षार है। ठीक है ना। तो देखिए तो वह स्केल जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का पीएच ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। वह स्केल जिसकी सहायता से विलयन का पीएच ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पीएच स्केल से मतलब यह पता चलता है कि कोई विलयन कितनी अम्लीय है और कितनी क्षारीय है, जैसे कि अभी ऊपर आपको बताया। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनने का पीएच स्केल की खोज किसने किया, तो सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज किसने किया, सोरेनसन ने। कब किया, तो 1909 में। यह ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनता है, पीएच स्केल की खोज किसने किया, तो सोरेनसन ने। तो इसका पीएच स्केल की खोज कब किया गया, तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है ना। और इसका खोज सोरेनसन ने कब किया, तो 1909 ईस्वी में। चलिए अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए बोल रहा है पीएच स्केल का पराशर क्या होता है। पीएच स्केल का पराशर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का पराशर है। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देगा पीएच स्केल क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, पराशर है। पराशर। तो पीएच स्केल एक प्रकार का क्या है, परास है, जिसमें पीएच मान के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछ देगा पीएच स्केल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पीएच स्केल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, अम्ल, क्षार, अम्ल, उदासीन और क्षार में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, पीएच स्केल है। क्या है, पीएच स्केल है। तो जो 1 से 6.9 तक होता है ना, 1 से 6.9 तक होता है, उसे उदासीन बोलते हैं। क्या होते हैं, उदासीन बोलते हैं, सॉरी अम्ल बोलते हैं। अम्ल का पीएच मान कभी भी 7 से कम रहता है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनेगा। अम्ल का पीएच मान कभी भी 7 से कम रहता है, लेकिन उदासीन का पीएच मान सिर्फ 7 रहता है। 7 किसका पीएच मान है, तो नमक का। ठीक है, तो नमक क्या है, एक प्रकार का उदासीन है। तो अम्ल का पीएच मान कितना रहता है, 7 रहता है। सॉरी उदासीन का पीएच मान कितना रहता है, 7, और अम्ल का पीएच मान कभी भी 7 से कम रहेगा। और क्षार का पीएच मान 8 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, यानी 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है, तो क्षार का। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है पराशर कितने से लेकर कितने तक होता है। पराशर पीएच स्केल कितने से लेकर कितने तक होता है, तो पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक होता है। पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम क्या होगा बताइए, अम्ल होगा, 7 उदासीन होगा, और 7 से अधिक क्या होगा फ्रेंड, क्षार होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए अब हम लोग इसको मतलब नीचे वाला जो भी है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पराशर 1 से 14 तक, पराशर मतलब पीएच स्केल खोज किया तो सोरेनसन ने कब, 1909 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ है, आपको देखकर ही पता चल जाएगा क्या है, कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। जो कुछ पदार्थ है और यहाँ पे उसका पीएच मान बताया गया है। तो इधर पदार्थ है, इधर पदार्थ है, और ये वाला जो है पीएच मान है। फिर इधर पदार्थ है, ये वाला जो है पीएच मान है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं। अम्ल का पीएच मतलब अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। तो यह एक प्रकार का अम्ल है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। सॉरी, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.5। ऐसे आप लोग मतलब घर में रहते होंगे तो नहीं बोल जाता है नींबू जाना ना बाजार तो 2-5 बोले नींबू लेते आना, ठीक है ना। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3। गांधी जी के कितने बंदर थे फ्रेंड? तो गांधी जी के क्या बंदर थे? 3 गो। तो इसीलिए मतलब इसीलिए नहीं, मतलब उस ट्रिक पे आप याद कर लीजिएगा। तो सिरके का पीएच मान कितना होगा? 3.0 होगा। टमाटर रस का पीएच मान कितना होगा? तो 4.1 होगा। टमाटर रस का पीएच मान कितना होगा? 4.1 होगा। और पसीना का पीएच मान कितना होगा? 4.5 होगा। पसीना का पीएच मान कितना होगा? 4.5 होगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 5.6 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यह यहाँ से लेकर मतलब जो भी है ये सब अम्ल है। क्या है? ये सब अम्ल है। लेकिन जो ये 7 है ये क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अब इधर क्षार है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 होता है। और खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.8 तक होता है। और चूना जल का पीएच मान कितना होता है? तो 11.0 होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11.0 होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। इसके बाहर से पीएच मान आपको पूछेगा नहीं। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका समझ लिया आपका पीएच मान पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अमाशय का पीएच मान 1.0, नींबू रस का पीएच मान 2.5, सिरका का पीएच मान 3.0, टमाटर रस का पीएच मान 4.1, पसीना का पीएच मान 4.5, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6, मूत्र का पीएच मान 6.0, दूध का पीएच मान 6.5 और शुद्ध जल का पीएच मान 7। और आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.3 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.3 होता है। और खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.8 होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11.0 होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। दीर्घोत्तरीय का सवाल है फ्रेंड। क्या है? ये दीर्घोत्तरीय का सवाल है। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो भाई दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। क्या है? निम्नलिखित महत्व। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। इसमें कम या ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है? हमको बुखार की स्थिति पैदा हो जाता है। अगर मतलब मानव के शरीर का पीएच मान 7, आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देगा, मानव के शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से लेकर 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक। अगर इसमें कम या ज़्यादा होगा तो बुखार की स्थिति हो जाएगा। इसका पहले का महत्व हुआ फ्रेंड। देखिए आगे क्या है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। अभी ऊपर बताया है 5.6 से कम होता है। यह तालाब और नदियों में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो क्या होता है? ये हानिकारक होता है। आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से लेकर 7.6 तक। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से लेकर 7.6 तक होता है। जब मिट्टी अम्लीय हो जाए तो इस स्थिति में CaO और CaOH2 और CaCO3 का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से मिट्टी उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टी उदासीन हो जाता है। मिट्टी उदासीन, जब मिट्टी क्षारीय हो जाए तो ढेंचा यानी हरे खाद जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखिए, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनेगा। यह पेट को हानि पहुंचाए बिना क्या करता है? यह पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। यदि पेट में मतलब अधिक हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा हो तो पेट में दर्द का अनुभव होता है। जब मतलब पेट में दर्द कब होता है? जब मतलब पेट में हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा जब अधिक हो जाता है तो क्या होता है? दर्द होने लगता है। इसे बचने के लिए एंटासिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो ये मतलब जब पेट में दर्द होगा तो कौन चीज़ खाना है?
एंटासिड कहना है। कौन चीज़ कहना है? एंटासिड कहना है, या MgO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब पीएच का क्या है महत्व है, दीर्घ उत्तरीय सवाल बन रहा है, या इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन रहा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इसका सूत्र मतलब इनेमल का सूत्र क्या होता है? तो CA3PO4 और 2 होता है। तो इनेमल का सूत्र क्या होता है? CA3POH2 होता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? दांत होता है। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल का सूत्र क्या है? तो CA3POH2 होता है। ठीक है, इसका पीच में कितना होता है? दांत का पीच में कितना होता है? 5.5 होता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा सब फ्रेंड। ठीक है ना, तो मतलब 5.5 होता है। इसमें कम होने पर इनेमल का होता है, इनेमल का क्षारण होने लगता है। इसके बचने के लिए विभिन्न प्रकार के पेस्टों का इस्तेमाल करते हैं। जब क्षारण होगा तो मतलब अपना क्या होगा? दांत झड़ेगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो आपको समझ आ रहा है? तो हो गया। नेटल का पौधा अम्लीय प्रकृति का है। तो नेटल का पौधा किस प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का है। इसके पत्तियों के चुभ जाने से दर्द और जलन होता है। इससे बचने के लिए डाक के पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या रहा फ्रेंड? हमारे जीवन में मतलब अम्ल की महत्व रहा। ठीक है ना, हमारे जीवन में अम्ल की महत्व रहा। तो एक बार इसको देख लीजिए एक बार और। मतलब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो 7 से 7.8 तक मतलब कम होगा या ज़्यादा होगा तो बुखार। अगर 5.6 से मतलब तालाब में तो हानिकारक सिद्ध होगा। मिट्टी का पीएच मान इसमें कम या ज़्यादा होगा तो उदासीन हो जाएगा, तो उसके लिए मतलब भारी खाद मतलब उपयोग किया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका पीएच मान 1.4 होता है। अगर इसमें ज़्यादा होने लगता है तो दर्द का अनुभव होने लगता है। इसे बचने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। इसका सूत्र CA3POH2 होता है। सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांत का पेज 5.5 होता है। अगर इसमें कम होने लगता है तो क्षारण होने लगेगा, जिससे हमको दांत झड़ेगा। नेत्र का पौधा एक अम्लीय प्रकृति का होता है। जिस चूज जाने से जल का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए डाक के पौधे के पत्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आम्ल वर्षा क्या है। 2 नंबर का सवाल पूछ देगा आम्ल वर्षा क्या है? आम्ल वर्षा क्या है? तो देखिए जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है ना, अम्ल वर्षा क्या है? तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी 2 नंबर का सवाल पूछेगा। तो अनुकरण किसे कहते हैं? तो सब आसान लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किए हैं। तो देखिए जब जल में अम्ल या क्षारा को मिलाते हैं, जब जल में अम्ल या क्षारा को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में क्या होता है? कमी हो जाता है। इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन देखते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होता है। ठीक है ना, तो देखिए तो जब जल में अम्ल या क्षारा को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में क्या होता है? कमी होता है। इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड? इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको बिहार बोर्ड से लेकर कोई भी दिक्कत है तो मतलब हमारे पास कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। सर ऐसे नहीं मतलब ऐसा होना चाहिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे वाला जो भी मतलब है इसको हम लोग रहने देते हैं, कल देखेंगे। और जो भी इसके वाला है इसको मतलब कल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। जय हिंद।